आज का हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सभी इसे जानते हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये एटीपी का सोर्स है, ऊर्जा का सोर्स है अपने शरीर में। भाई सेल होती है, सेल के अंदर मैंने पढ़ा चुकी उससे पहले क्या कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फिर मैंने क्या पढ़ाया था, फिर मैंने पढ़ाया था कि गोल्जी बॉडी होती है। फिर मैंने क्या पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा है लाइसोसोम होता है। फिर मैंने क्या पढ़ाया कि भाई पादपों में पाई जाती है रसधानियाँ। और मैंने क्या पढ़ाया था, कोशिका झिल्ली। इसी तरह एक और अंग कोशिकांग पाया जा रहा है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, इसकी खास बात बता दूँ जो शायद आपको पता हो या नहीं हो। भाई ये सबको पता है कि भाई पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ये सबको पता है कि खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है। ये सबको पता है। अजीब नहीं लग रहा थोड़ा सा कि भाई ये कोशिका है, कोशिका के पास ऑलरेडी एक न्यूक्लियस है। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसको खुद का डीएनए रखना पड़ रहा है? क्या ज़रूरत हो गई ऐसी कि इसके पास स्पेशल? भाई जब केंद्रक सारे काम करवा रहा है, भाई ईआर को ऑर्डर दे रहा है, ईआर गोल्जी को ऑर्डर दे रहा है, गोल्जी लाइसोसोम को दे रही है, लाइसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जा रहा है, भाई इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बताओ कि कोई कमी पड़ रही थी क्या? इसके पास भी तो मैसेज आ रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी तो मैसेज आ रहे थे कि हाँ भाई ठीक है ये काम करना तुझे। फिर ये स्पेशली इसको क्या ज़रूरत थी कि अपना डीएनए बनाने की, खुद का अकेला एक राइबोसोम रखने की? कोशिका के पास है ना ऑलरेडी, कोशिका के पास है ऑलरेडी। तो इसके पास एक्स्ट्रा राइबोसोम क्यों है, वो भी 70S? भाई ये 70S तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ये तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S। अपने वाले तो राइबोसोम 80S वाले होते हैं, बताऊंगी अभी। अपने जो यूकैरियोटिक वाले हैं वो राइबोसोम तो 80S होते हैं, ये 70S है, प्रोकैरियोटिक वाले राइबोसोम है। ऊपर से ये हमारे यूकैरियोटिक सेल में है, यूकैरियोटिक सेल में। ऐसा क्यों? इससे काफ़ी पढ़ा गया, काफ़ी रिसर्च चली आगे, तब जाके पता चला कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये सेल में कभी था ही नहीं पहले। ये सेल में कभी था ही नहीं पहले। ये आया थ्रू आउट द इवोल्यूशन, अपनी सेल में इसने एंटर किया। और सेल ने इसे क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि ये एटीपी बना के देता था सेल को, दैट्स वाई इसने एक्सेप्ट कर लिया। वरना ये अलग ऑर्गेनिज्म था, ये माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ये अलग ऑर्गेनिज्म था जिसके पास खुद का डीएनए था, खुद का प्रोटीन बनाने का सिस्टम था। बट क्या ये सराउंडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाया, तो इसने क्या किया, अपने सेल में स्टे ले लिया। अपनी सेल में क्या ले लिया? स्टे ले लिया। और बदले में अपन को क्या देता है बना के? एटीपी। अब जिसको अजीब लग रहा है वो कोई बात नहीं, यही सत्य है, यही सत्य है। जिसको पता थी ये बात वो तो वेल एंड गुड, और जिसको नहीं पता थी वो पता चल गई। ठीक है, लिख मत आना लेकिन एनसीईआरटी में, क्योंकि इतना भारी ज्ञान नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट, कुछ संरचना के बारे में बताया गया है कि इसकी संरचना कैसी होती है। तश्तरी नुमा, बेलनाकार आकृति। तश्तरी में तो जानते हो, स्पेसशिप, स्पेसशिप। ये बताया गया है कि एक तश्तरी नुमा संरचना होती है, गोल गोल सी इस तरह की संरचना होती है, और बेलनाकार होती है, थोड़ी सी लंबी होती है, गोल नहीं होती, लंबी होती है इस तरह से। बोला ओके जी। कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं, देखो ये मेजरमेंट याद करने हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि भाई को मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएंगे, एक तरफ मेजरमेंट लिखा जाएगा और एक तरफ कुछ नाम लिखे जाएंगे। तो आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करनी होगी कि हाँ इसकी माप क्या है, इसकी माप क्या है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिल्स, जीवाणु, वायरस के नाम लिखे जाएंगे और उनको बोल देंगे कि अरेंज करो इनके बढ़ते हुए क्रम में, कि सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। क्लियर गाइस? वेरी क्लियर। अब आ जाओ इस डायग्राम पे। अगर ये आपको पूरा का पूरा निबंध समझना है तो आ जाओ इस डायग्राम पे। पहली बात, ये द्विस्तरीय है। पहली बात कि ये द्विस्तरीय है, मतलब दो झिल्लियाँ, बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली। ये वाली नहीं ना, ये नहीं, भीतरी झिल्ली। जो बाह्य झिल्ली होती है वो तो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल है,
बट जो अंतर वाली है ना उसमें ऐसे वलन पाए जा रहे हैं, इस तरह से वलन पाए जा रहे हैं। ये तो भीतरी है, ये वाली तो भीतरी है और ये वाली बाह्य है। क्लियर गाइस? इन दोनों के बीच में जो है ये अवकाश है इनका, ये देखो, ये देखो, ये अंतर झिल्ली अवकाश। और जो इनके बीच में अवकाश है ये वाला, ये कहलाता है मैट्रिक्स, आधात्री। मतलब दूसरा इसमें आधात्रिक होता है मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है, इस मैट्रिक्स में होता है डीएनए, इसका खुद का डीएनए सर्कुलर फॉर्म में, इसके पास होता है खुद का आरएनए। अभी डीएनए है तो आरएनए तो बनाएगा ही खुद का। जब डीएनए ही है तो आरएनए में क्या जुड़ा रहा है, और जब आरएनए है तो फिर तो प्रोटीन तो होगा ही। छठा राइबोसोम, और वो भी कितनी 70s वाला। मतलब अगर ये टूटेगा सिडबर्ग के अकॉर्डिंग तो ये 50s में टूटेगा और 30s में टूटेगा। ये वाली लार्ज सब यूनिट है, ये वाली स्मॉल सब यूनिट है। नेक्स्ट, ये जो अंदर अंदर जो भीतरी झिल्ली है ना, भीतरी झिल्ली 7th पॉइंट, ये जो भीतरी झिल्ली है, देखो ये पॉइंट्स बनाते जा रही हूँ मैं। जो भीतरी झिल्ली है ना उसमें एक कण पाए जाते हैं, F1 F नोड कण। इनको ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, सूक्ष्म कणिका भी बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा पाथवे होता है, ETC। क्लियर गाइस? इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। मतलब जिस तरह से अंदर भीतरी वलन है, देखो ऐसे, ये देखो यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ये कण यहाँ पे पाए जा रहे हैं, ये ऑक्सीसोम है ना, यहाँ पाए जा रहे हैं। इनका ये वाला पार्ट है वो F1 है और ये वाला पार्ट है F0। ये वाला पार्ट है F1 है और ये वाला F0, ये क्रिस्टी। क्लियर गाइस? वेरी क्लियर। ये मैंने बता दिया आपको पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जितना आपके एनसीईआरटी में लिखा था। अब इसमें एक लाइन लिख रखी है कि क्रिस्टी क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, क्रिस्टी क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। देखो, एक तो मेम्ब्रेन ऐसी होती है, फिर मेम्ब्रेन ऐसी होती है। क्या ये क्षेत्रफल को ज़्यादा बढ़ा रही है कि ये क्षेत्रफल को ज़्यादा बढ़ा रही है? एक इस पे F1 पार्टिकल होते हैं और एक यहाँ पे, यहाँ पे, ये अंदर की साइड, यहाँ पे। कौन ज़्यादा फंक्शन करता, किसका क्षेत्रफल एरिया ज़्यादा बढ़ रहा है, इसी का। ठीक है, और ये शक्ति ग्रह है, पावर ऑफ सेल। क्लियर गाइज? नेक्स्ट ऑर्गन पे आ जाओ, नेक्स्ट ऑर्गेनल पे आ जाओ। नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है, हरित लवक, लवक, प्लास्टिड। देखो, अब इसके बाद में भी खास बात आएगी थोड़े टाइम बाद। पहले ये देख लो कि जो ये लवक है वो किस में खास बात है पाया जा रहा है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो तो पादप में भी था, वो तो पादप में भी था और यूकेरियोटिक्स में था। ठीक है, मतलब जंतुओं में भी था और पादप में भी था। बट लवक सिर्फ और सिर्फ पादप में मिलेंगे और कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलेगा, कुछ एल्गी जैसे BGA ब्लू ग्रीन एल्गी इनमें मिलेगा। देख रहे हो, अपने में नहीं है। अपने में होता तो बात ही क्या होती, अपन तो खाना बना लेते, अपन तो खाना बना लेते। 3 प्रकार के लवक है, 3 प्रकार के। पहला हरित लवक जो खाना बनाएगा, वर्णी लवक जिसमें वर्ण होंगे, भाई एंथोसाइनिन, इरिथ्रोसाइनिन, फियोफाइसिन। अवर्णी लवक जिसमें कोई वर्ण नहीं होगा, जो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का काम करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का काम करेगा। चाहे इसे कार्बोहाइड्रेट स्टोर करो, चाहे प्रोटीन स्टोर करो, चाहे इसे वसा स्टोर करो। क्लियर गाइस? वेरी क्लियर। हरित लवक के बारे में बता रहे हैं कि हरित लवकों में पर्ण हरित वर्णक मतलब क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड वर्णक मिलते हैं। जब जिसने भी मेरा फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2 वाला पढ़ लिया है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कैरोटीनॉइड कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अभी हरित लवक है, ये कहाँ मिलेगा, ये मैं बना रही हूँ प्लांट, ये मैं बना रही हूँ प्लांट, और ये है प्लांट की लीफ, ये प्लांट की लीफ। यहाँ पाए जाते हैं, ये तो बाह्य त्वचा, ये देखो ये अंत त्वचा, और यहाँ पे पाई जाती है म्यूजोफिल मध्योतकी। इनके अंदर पाया जाता है हरा हरा, ये है क्लोरोप्लास्ट।
इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है। और क्या पाया जाता है? कैरोटीनॉइड। और क्या पाया जाता है? ज़ैंथोफिल। और क्या पाया जाता है? फाइकोबिलीन। ये क्या है? पिगमेंट्स हैं। ये क्या है? पिगमेंट्स है जो किसमें पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। जो किसमें पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। समझ गए? हरित लवक में क्या पाया गया? पता चल गया कि जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए जितने भी वर्णक रिक्वायर हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए जितने भी वर्णक रिक्वायर हैं वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। और बचे कुचे, अगर इसमें भी कोई कमी रह गई है तो बचे कुचे वर्णीय लवकों में आ जाएंगे। ये देखो, वर्णीय लवकों में मतलब मान लो थोड़े बहुत तो क्लोरोफिल में है, इनके पास है, फोटोसिस्टम के पास है, और कुछ वर्णीय लवक ये स्टोर कर रखे हैं। वर्णीय लवकों ने भी स्टोर कर रखा है इनको, भाई जितना काम में लेना है उतना काम में ये ले लेंगे, बाकी ये भी तो बना बना के देगा इनको। भाई ये प्रकाश संश्लेषण का काम करेगी, वर्णक बनाए, तो एक जना तो होना चाहिए ना हेल्पर। एक जना तो होना चाहिए ना हेल्पर, कि हाँ भाई अगर इनके पास खत्म हो जाए तो ये पहुंचा देगा इनके पास। ठीक है। ये वर्णक, इसका नाम वर्णीय लवक क्यों है? इसका नाम वर्णीय लवक क्यों है, पहले ये जानना चाहिए कि वर्णिक लवक, वर्ण क्यों बोला? क्योंकि कलरफुल होते हैं। वर्ण मतलब पिगमेंट्स, कलरफुल होते हैं, कुछ पीले होते हैं, नारंगी होते हैं, लाल होते हैं। ठीक है। अवर्णीय लवक पे आ जाओ। अब देखो, हरित लवक पहला पढ़ लिया, दूसरा आपने पढ़ा वर्णीय लवक, अब तीसरा पढ़ लो अवर्णीय लवक। अवर्णीय मतलब जो वर्ण नहीं होता, बिल्कुल रंगहीन लवक है, कोई पिगमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, रंगहीन है। ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज का काम करता है। जो अवर्णीय है क्या काम करता है? स्टोरेज का, भंडारण का। किसका भंडारण करेगा? कार्बोहाइड्रेट होगा तो कार्बोहाइड्रेट का कर लेगा, प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन का कर लेगा, विटामिन चाहिए तो विटामिन का कर लेगा, फैट चाहिए तो फैट का कर लेगा। ठीक है। मतलब कि यहाँ तक कि ऑयल, ऑयल तक का भी स्टोरेज कर लेगा ये। कौन? वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक। क्लियर गाइस? मतलब देखो, ये खाद्य पदार्थ को संचित करते हैं। मांड लवक की मांड के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संचित करते हैं, और अगर प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन को भी संचित कर लेंगे। नेक्स्ट, हरे पौधों के वैधते अधिक हो। अब ये कुछ बताया गया आपको हरित लवक के बारे में, मतलब जो प्लास्टिड है उसके बारे में बता दिए कि 3 तरीके के होते हैं, हरित, वर्णी, अवर्णी। बट हरित के बारे में थोड़ा और बताया गया है, ये देख लो यहाँ पे। अब इन्होंने बताया है कि पहला द्विस्तरीय है, बाह्य झिल्ली, अंत झिल्ली, मतलब ओके। दूसरा, खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद का प्रोटीन है, खुद का राइबोसोम है। बोला है ये क्या? भाई पादप कोशिका है, पादप कोशिका है, उसमें ऑलरेडी न्यूक्लियस है, उसमें ऑलरेडी ही न्यूक्लियस है, तो फिर ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको अलग से रखने की क्या ज़रूरत थी? बोले इसकी बात भी सुन लो, अब बात छेड़ ही दी है तो बात सुन लो। इन्होंने कहा कि मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। बोला हाँ जी बताया था। बोला मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है और खुद का राइबोसोम है अकेले का। बोला हाँ आपने बताया था, और आपने ये भी बताया था कि उस पर 70S राइबोसोम है। बोला इसमें भी 70S ही है। मतलब ये भी बाहर से आया है? मतलब ये भी बाहर से आया है? जी हाँ, ये भी बाहर से आया है। मतलब ये भी कुछ ना कुछ था बाहर, या तो कोई जीवाणु था या कोई वायरस थी, कुछ तो था ये मॉलिक्यूल। बोला हाँ। और बाहर ये सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। बोला हाँ। तो फिर ये अपनी सेल में आ गया। बोला हाँ। अपनी सेल नहीं, पादप की सेल में। बोला हाँ, पादप की सेल में आ गया। बोला फिर? और बदले में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके दे रहा है, खाना बनवाने में हेल्प कर रहा है, तो पादप की सेल को क्या एतराज़ है? पादप की सेल को क्या एतराज़ है जब हरित लवक फूड बना के दे रहा है, फूड फॉर्मेशन, खुद भी खा औरों को भी खिला, तो इसकी सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इससे कि भाई तू रख ना, अपना डीएनए रख, आरएनए रख, राइबोसोम रख, तेरे को मर्जी है जो रखना भाई, तू मर्जी है जो रख, खाना बना के दे दे, हमारा फ़ायदा कर दे। हो गया जी, फ़ायदा हो गया इनका, फ़ायदा हो गया जी, हो गया।
बोले पर देखे तो सही हरित लवक अंदर से दिखता कैसा है। बोला पहले मैंने क्या बताया कि द्विस्तरीय है। बोला हाँ। फिर मैंने बताया कि इसमें डीएनए भी आरएनए प्रोटीन। बोला हाँ हाँ सब बताया था। बोला कहाँ पर है। बोला इसके जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स पड़ी थी ना, इसके अंदर होता है स्ट्रोमा। देखो बात एक ही है, नाम अलग अलग रख दिए। स्ट्रोमा में ये सब मिलेंगे आपको। बोला और क्या मिलेगा। बोला एक सिक्केनुमा संरचना मिलेगी। वो सिक्केनुमा रुपए इधर, मैं बोल रही हूँ सिक्केनुमा संरचना ऐसे, ये सेट मतलब ये एक सिक्का, ये कहलाएगा थाइलाकॉइड, और ये पूरा सेट ये कहलाएगा ग्रेना। बोला रे वाह। बोला यहाँ पे ऐसे क्या खास बात है। बोला अरे अकल के अंधे, अभी मैं क्या बोल रहा था, फ़ोटो सिस्टम 1 है मेरे पास, फ़ोटो सिस्टम 2 है मेरे पास, और मैंने क्या कहा था कि इन फ़ोटो सिस्टम 1 में फ़ोटो सिस्टम 2 में मेरे पास क्या है, मेरे पास क्लोरोफिल है। भाई मैं क्या बोल रहा था, मेरे पास ये सब है। बोलो और क्या था। बोला कैरोटिनॉइड, बताया तो था कैरोटिनॉइड भी मेरे पास। बोला और ज़ैंथोफिल है भी भाई, ज़ैंथोफिल भी है मेरे पास। बोला अच्छा तेरी हर एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, बोला हर एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे है ये फ़ोटो सिस्टम। बोला मेम्ब्रेन छोड़, ये जो लाइनें बना रखी है ना, ये जोड़ने वाली कनेक्टिव लिंक, इनमें भी फोटो सिस्टम है। हर जगह पे, हर जगह की मेम्ब्रेन पर है ये सब। क्लोरोफिल मिल जाएगा, कैरोटिनॉइड मिल जाएगा, ज़ैंथोफिल मिल जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा हरित लवक ही तो फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प कर रहा है। तो हर जगह मिलेगा, जितना इसमें हो उतना ही कम। जितना ज़्यादा थाइलाकॉइड ग्रेना, उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ही ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा। बोला ऐसी बात है। बोला हाँ। बोला ये जो सेट बनाया है मैंने, ये जो सेट बना रखा है मैंने, ये देख इधर, ये जो मैंने सेट बना रखा है ये कनेक्टेड है किससे। बोला एक स्ट्रोमा लेमिली करके नाम की चीज़ है, उससे कनेक्टेड है। बोला ऐसा। बोला हाँ। यहाँ पे भी फोटो सिस्टम है, यहाँ पे भी फोटो सिस्टम है, यहाँ पे भी है। अरे हर एक मेम्ब्रेन पर है, हर एक मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल है, हर जगह पे है। अब समझ में आया क्लोरोफिल कहाँ है, पिगमेंट कहाँ है। बोला ये क्या है। ये बोला ये ट्यूब है, एक नलिका है, जिसे स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, पिट्टिका पटलिका कहते हैं। जोड़ता है, इसको इससे जोड़ेगा, इसको इससे जोड़ देगा। देखो ये देखो साहब। बोले इसके पास भी फोटो सिस्टम। बोला सबके पास है, सबके पास है, सबके पास है, इस तरह से है। और ये कवर है झिल्ली से, ये कवर है झिल्ली से। और इसमें क्या है, लिक्विड है, जिसे बोल रहे स्ट्रोमा, जिसे बोल रहे पिट्ठिका। इसमें क्या है, इसमें आरएनए भी है, इसमें डीएनए भी मिल जाएगा इसमें। चलिए देखिए इधर, मतलब सब कुछ है, डीएनए आरएनए सब कुछ है इसके अंदर। बोला खुद का। बोला खुद का। बोला ये काम क्या करता है। अरे भाई इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, इतनी देर से क्या बता रहा हूँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्या बता क्या रहा हूँ मैं देर से, प्रकाश संश्लेषण काफ़ी नहीं है क्या इतना। भाई प्लास्टिड था, प्लास्टिड 3 तरीके के थे, हरित लवक था, वर्णी लवक था, अवर्णी लवक था। जो हरित लवक था वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता था। वर्णी लवक जिसमें वर्ण पाए जाते थे, अवर्णी लवक जिसके अंदर फूड का स्टोरेज हो रहा था। बात खत्म भाई, लवक की बात खत्म हो गई इधर ही। बस इतना ही है कोर्स में, इतना ही पढ़ो, कोर्स से ज़्यादा ही बता दिया। क्लियर गाइस, क्लियर। नेक्स्ट राइबोसोम भैया, देखो कितना छोटू सा है। ये बेटा सब में मिलेगा, ये यूकेरियोट में भी मिलेगा, ये प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा। देख रहे हो, यूकेरियोट प्रोकैरियोट, और मतलब जैसे एनिमल है उसमें भी है, और पादप है उसमें भी है, सब में है, सब में है। सबसे पहले किसने देखा, जॉर्ज पॉलैंड ने देखा। कितने में, इसमें किससे देखा, इलेक्ट्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप से तो देखेंगे ना, और कहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। कोई झिल्ली नहीं है इनकी, कोई झिल्ली नहीं है, बस सब यूनिट्स से बने हुए हैं। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक्स में 80s पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक्स में 70s पाए जाते हैं, ये हमने देख लिया था। और ये जो एस वर्ड है ये सिडबर्ग यूनिट है। 80s ये अपने में है, ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएंगे 60s और 40s। ये लार्ज सब यूनिट है, मतलब लार्ज उप इकाई है, और ये स्मॉल उप इकाई है। ये टूटेंगे 50 में और 30 में। इसमें ये लार्ज इकाई है और ये स्मॉल इकाई है। क्या यही यहाँ बताया जा रहा है जी, यही बताया जा रहा है। काम क्या है इनका, इनका काम है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखूँ, प्रोटीन
संश्लेषण। एस क्यों लिखा है? सिर्फ का यूनिट है, इनका कोफिशिएंट है। कहाँ मिलेगी? मैंने बताया था ईआर के बारे में। मैंने ईआर के बारे में बताया था कि जिन पे राइबोसोम है वो तो खुरदरी है, और जिन पे राइबोसोम नहीं है वो चिकनी है। ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जी। ये मैंने बताया था, ये मैंने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे भाई पक्षमाप सीलिया, जो कि लोकोमोशन का काम कर रहा है। फिर क्या बचा है अपना? कौन सा बचा है? फिर हम सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम ये सब पढ़ेंगे। फिर आएगा जी हमारा केंद्रक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच।